Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हम रीट लेवल 2 साइंस की क्लासें लगा रहे हैं, अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और हम अगर आपका आग्रह हुआ तो 11वीं और 12वीं और बीएससी लेवल तक के भी क्लासें लगा सकते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। बल और बलों के अंदर हमने प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे घर्षण बल। घर्षण बल वह बल होता है जो दो वस्तुओं की गति करती है। जब दो वस्तुएं गति करती है तो एक दूसरे के ऊपर जो लगने वाला बल होता है वह घर्षण बल होता है। अर्थात परिभाषा के तौर पर हम घर्षण बल में लिख सकते हैं कि वह बल जो दो वस्तुओं की गति के मध्य परस्पर विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। या जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती है तो उस गति के कारण जो लगने वाला बल होता है वह घर्षण बल होता है। और घर्षण बल के अंदर चीकने और खुरदरे फर्श का भी एक सतह का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर कोई चीकना फर्श या चीकनी वस्तु है तो उसके अंदर घर्षण बल कम होगा, जबकि खुरदरे वस्तु के अंदर घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। और ये घर्षण बल दो प्रकार से या दो भागों का होता है, एक स्थैतिक घर्षण बल होता है तो दूसरा गतिक घर्षण बल होता है। स्थैतिक घर्षण बल के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर रखी हुई है और उन स्थिर रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है वह स्थैतिक घर्षण बल होता है। अर्थात जो स्थिर रखी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है वह स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अर्थात स्थैतिक घर्षण बल के कारण ही एक मेज पर रखी हुई पुस्तक दोनों के मध्य जो बल लगता है मेज और पुस्तक के मध्य, वो भी एक स्थैतिक घर्षण बल का उदाहरण होता है। अब यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर गति देना चाहते हैं तो बल का वह मान जब एक स्थैतिक घर्षण बल में घर्षण बल में वस्तु के अंदर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वस्तु गति करना स्टार्ट कर देती है, तो बल की वह अंतिम सीमा जिसके अंदर वस्तु गति करना स्टार्ट कर देता है वह सीमांत घर्षण कहलाता है। अर्थात स्थैतिक घर्षण के अंदर एक अलग से प्रकार हो गया सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल वह अंतिम बल होता है जो किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए लगाया जाता है, वह स्थैतिक घर्षण बल सीमांत घर्षण बल होता है। उसके बाद में होता है गतिक घर्षण बल। 2 नंबर पर पढ़ते हैं हम गतिक घर्षण बल। जब दो वस्तुएं परस्पर गति करती है तो गति के कारण लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। गति के कारण लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। और गतिक घर्षण बल भी दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, पहला लोटेनिक घर्षण बल और दूसरा सर्पी घर्षण बल। पहला लोटेनिक घर्षण बल, दूसरा सर्पी घर्षण बल। तो लोटेनिक घर्षण बल अर्थात हमें याद रखने के लिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़क करके चलती है तो उस समय लोटेनिक घर्षण बल लगता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़क करके चलती है तो उस समय लोटेनिक घर्षण बल होता है। और लोटेनिक घर्षण बल के उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो पहिए लुढ़क कर चलते हैं तो उस समय लगने वाला बल गतिक घर्षण बल होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्यादा होता है और गतिक घर्षण बल का मान कम होता है। दूसरा होता है गतिक घर्षण बल में सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल वह बल होता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर घसीटा जाता है या खींचा जाता है तो उस घसीटने के कारण वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। और सर्पी घर्षण बल का मान लोटेनिक घर्षण बल के मान से ज्यादा होता है।
क्योंकि जिस प्रकार से हम इसे आसानी से देख सकते हैं कि किसी एक संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम उसे खींच कर ले जाते हैं तो हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। जब भी किसी स्टैंड के माध्यम से उसके नीचे, संदूक के नीचे टायर लगा दिए जाते हैं तो टायरों के साथ चलने पर हमें कम बल की आवश्यकता होती है। अर्थात सर्पी घर्षण बल वह बल होता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर घसीटा जाता है तो लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। और इन्हीं बलों के, चूंकि इन्हीं बलों की हमें आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर किसी वस्तुओं के मध्य घर्षण बल नहीं उत्पन्न होगा तो कई क्रियाएं भी हमारी रुक सकती है। जैसे किसी हम चौक की सहायता से बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक यह घर्षण बल के कारण ही संभव है। कई बार ब्लैक बोर्ड के ऊपर तेल जैसे कोई पदार्थ लग जाता है, फर्श चिकना हो जाता है तो उसमें हम चौक से नहीं लिख पाते हैं, अर्थात यहाँ पर घर्षण नहीं लग रहा है और घर्षण बल नहीं लगने के कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम गाड़ियों का सड़क पर चलना भी एक घर्षण बल का अच्छा उदाहरण मिल सकता है। इस प्रकार से कई जगह हमारा घर्षण बल बहुत आवश्यक भी हो जाता है, परंतु कई बार घर्षण बल की कई महत्वपूर्ण कमियां भी है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं कि घर्षण बल लगता है तो उस समय बहुत सी कई फैक्ट्रियों में या कई इस प्रकार से कई विद्युत संयंत्रों में या भौतिक प्रयोगशालाओं में भी कई प्रकार के ऐसे यंत्र लगे हुए होते हैं जो घर्षण के कारण धीरे धीरे घिसते जाते हैं और एक बड़ी अनहोनी होने की या घटने की संभावना रह सकती है। अर्थात घर्षण से वस्तुओं की पतली हो जाती है या थिन लेयर होती है वो घट जाती है। दूसरी, घर्षण से बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है और घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जिससे वस्तु गर्म हो जाती है और गर्म होने से भी नुकसान हो जाता है। इसलिए घर्षण को कम करने के लिए बॉल वायरिंग या घर्षण युक्त तेल का भी उपयोग किया जाता है, अर्थात जिसे हम स्नेहक तेल भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम घर्षण बलों के अनेक प्रकारों को पढ़ चुके हैं और अब हम आगे गति की समीकरणों के बारे में चर्चा करते हैं। गति की समीकरणों की चर्चा करने पर हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित त्वरण से गति कर रही है, जिसे त्वरण को हम एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित त्वरण से गति कर रही है तो हम गति की 3 समीकरणों का अध्ययन करते हैं और इन समीकरणों की सहायता से हम किसी एक स्थान पर किसी वस्तु के वेग का या त्वरण का इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कि अगर हमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टाइम दे दिया जाता है तो हम यहाँ पर एक्सीलरेशन ए का मान रख करके ए का मान हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम गति की समीकरणों को अलग अलग काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति की प्रथम समीकरण। तो गति की प्रथम समीकरण ये बोलती है कि किसी वस्तु का अंतिम वेग उस वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा त्वरण और समय के गुणनफल के दोनों के योग के बराबर होता है। यह गति की प्रथम समीकरण होती है। गति की प्रथम समीकरण के अनुसार v बराबर u प्लस at, अर्थात किसी वस्तु का अंतिम वेग उस वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा समय और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसी प्रकार गति की दूसरी समीकरण s यहाँ पर विस्थापन होता है तो विस्थापन को बताती है, विस्थापन के मान को बताती है। अर्थात गति की दूसरी समीकरण के अनुसार किसी वस्तु का विस्थापन उसके प्रारंभिक वेग और समय के गुणनफल के साथ एक्सीलरेशन और समय की स्क्वायर का गुणनफल का आधा करने पर जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वह विस्थापन ही होता है। और इसे हम याद रखते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at की स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1/2 at की स्क्वायर। उसके बाद में गति की तीसरी समीकरण आती है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात किसी वस्तु के अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर होता है किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा उसी वस्तु के
उसी वस्तु के विस्थापन और त्वरण की 2 गुना का योग उसके प्रारंभिक वेग के स्क्वायर के साथ कर दिया जाता है, तो उसे हम अंतिम वेग प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों समीकरणों का विस्तार से या मैथमेटिकल प्रूफ हम आगे कक्षा 9 की जो क्लासें लगेगी उसके अंदर समझेंगे। अतः आप गति की तीनों समीकरणों को याद करना है हमें लेवल 2 के लिए, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई बार आते हैं, और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रूफ हम आगे जो कक्षा लगाएंगे उसके अंदर आपको इन्हीं ज्ञान मंदिर क्लासेज की सीरीज के अंदर मिल जाएगा। अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य